आज हम कल्चरल मेथड्स ऑफ इंसेक्ट पेस्ट कंट्रोल डिस्कस करेंगे। कल्चरल मेथड्स और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस ऐसे मेथड्स हैं, ऐसी प्रैक्टिस हैं, ऐसे तरीके हैं जो किसानों के द्वारा अपने लंबे अनुभवों से सीखे जाते हैं और अपनाए जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा कारगर नहीं कह सकते हम इन्हें, बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं होते, लेकिन फिर भी जो दूसरे पेस्ट कंट्रोल हैं उनके साथ जब हम इन्हें भी अपनाते हैं तो काफ़ी रिलीफ मिलता है और काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं हम पेस्ट को मैनेजमेंट करने में, पेस्ट को कंट्रोल करने में। कल्चरल मेथड्स और एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस में हम देखते हैं क्रॉप का रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, क्रॉप लोकेशन, ट्रैप क्रॉप्स, टीलेज, अल्टर्ड टाइमिंग, क्लीन कल्चर, सॉयल मैन्यूरिंग एंड फर्टिलाइजेशंस और प्रूनिंग एंड थिनिंग, क्रॉप रिफ्यूज डिस्ट्रक्शन, ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वैराइटीज़ और मैनेजमेंट कंट्रोल। ये सारी वो विधियाँ हैं जो सामान्यतः जो फार्मिंग करने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, वो अपने लाइफ में बिना किसी ट्रेनिंग के और सदियों से उनको अपनाते आए हैं, सदियों से उनको काम में लेते आए हैं और अभी भी लेते रहे हैं। अभी भी जब हमारे पास दूसरे टेक्निक्स हैं तो भी हम इनको काम में लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सरल होता है इनको अपनाना। इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे नंबर 1 हम क्रॉप रोटेशन को डिस्कस करें। क्रॉप रोटेशन में हमेशा ये होता है कि जैसे अपने राजस्थान में अगर देखा जाए तो साधारणतः किसान ये करते हैं कि जो उनके पास ज़मीन है उसमें से उसे कुछ हिस्सों में बांट लेते हैं वो, और एक हिस्से में एक साल जब वो ग्वार बोते हैं तो अगले साल वहाँ बाजरा बोते हैं, फिर उसके अगले साल ग्वार बोते हैं, फिर उसके अगले साल बाजरा बोते हैं। इससे दो फ़ायदे होते हैं। अगर हम पेस्ट कंट्रोल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब तो ये होता है कि एक पर्टिकुलर क्रॉप पर जो पेस्ट हैं वो अपने होस्ट प्लांट को अलग तरह से पहचानते हैं। जैसे वो उसकी स्मेल से, या पौधे का कोई एक ऐसा कैरेक्टर होता है जिससे वो उसके टेस्ट से अट्रैक्ट, तभी एक ही समय में एक इंसेक्ट एक पौधे को खाता है, दो पौधे आसपास हैं, नज़दीक खड़े हैं, एक पौधे को खाता है, दूसरे को नहीं खाता है, तो वो जो क्यों वो उस पौधे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, वो रीज़न क्या है? तो या तो वो पौधे की जो स्मेल है उससे अट्रैक्ट होता है, या उसके टेस्ट से अट्रैक्ट होता है, कोई ना कोई रीज़न होता है। तो वो पौधे जो एक पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अगर एक सीज़न उन्हें उस जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि उस हमेशा जो पेस्ट का जो लाइफ साइकिल है ये इस तरह का होता है कि एक सीज़न में जब वो किसी सीजनल जो पेस्ट होते हैं वो उस सीज़न में उस पेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, उस क्रॉप के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। फिर जब सीज़न एंड हो रहा होता है तो वो एग लेइंग करते हैं, और एग लेइंग करने के बाद में उनका जो बाकी जो लाइफ साइकिल है वो जनरली ऐसा होता है कि वो अगले जो सीज़न आएगा तब वो शुरू होता है, और एक रेस्टिंग पीरियड उनका बीच में चलता है, लाइफ का एक ऐसा स्टेज आ जाता है। तो अगर अगले सीज़न में हम वहाँ दूसरी फसल बोएं, वो फसल ना बोएं जो पहले थी, तो उनको ग्रो करने के लिए, इंसेक्ट को डेवलपमेंट के लिए वो फूड नहीं मिलेगा जो उनको चाहिए, नीडेड है, तो और वो ऑब्वियसली वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, पूरे सीज़न तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और अगले सीज़न जब आप सेम क्रॉप वहीं पर बोगे तो फिर वो पेस्ट आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, ऑटोमेटिकली नेचुरली वो कंट्रोल हो चुके होंगे। और एक दूसरा फ़ायदा जो इससे होता है वो ये है कि इसमें से एक फलीदार पौधा है, गुआर है वो फलीदार पौधा है, तो हम ये सब जानते हैं कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनसे जो ज़मीन है उसकी उर्वरता बढ़ती है, उसके कारण जो ज़मीन है वो पहले से ज़्यादा उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ज़मीन की वो बढ़ जाती है, उपजाऊ हो जाती है ज़मीन,
और वो अगली फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होता है हमारे लिए, वो अगली फसल के लिए बेनिफिशियल होता है। लेग्यूमिनस प्लांट अगर आप एक सीज़न में बोते हैं, हम सब जानते हैं, तो फलीदार पौधे हमारे ज़मीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं उपजाऊ बनाने के लिए। तो 2 पर्पज़ हमारे सॉल्व होते हैं इस तरह की जो अभी हमने राजस्थान में जो रोटेशन की बात करी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा इस तरह के फलीदार पौधे और दूसरी क्रॉप्स का ही रोटेशन किया जाए। हम दूसरी जो क्रॉप है उनको भी हम इसी तरह रोटेशन में ले सकते हैं। हमारा जो मूल मकसद है, जो मेन हमारा पर्पज़ है, वो ये है कि जो इंसेक्ट वहाँ पर एग लेइंग करे हैं, जिनके लार्वा, प्यूपा या दूसरे कंडीशंस वहाँ पर लाइफ स्टेजेस वहाँ पहले से अवेलेबल हैं, उन्हें डेवलपमेंट का मौका ना मिले, उन्हें फूड नहीं मिले प्रॉपर जो उन्हें चाहिए, उनके होस्ट प्लांट वहाँ नहीं होने चाहिए। एक सीज़न का गैप जब उनके पास आ जाएगा तो हम उनको कंट्रोल कर पाएंगे। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे ये है तो यहाँ ये हमारे पास 4 क्रॉप हैं। एक ये क्रॉप है, क्रॉप 1, ये क्रॉप 2, क्रॉप 3 और ये क्रॉप 4। हम इनको 4 साल तक इस तरह रोटेशन में उगा सकते हैं ये। और ये 4 क्रॉप का हमने एग्जाम्पल दिया। ये 3 क्रॉप भी हो सकती है, 2 क्रॉप भी हो सकती हैं। जितना ज़्यादा रोटेशन में गैप दिया जाता है उतना ज़्यादा उस पेस्ट को कंट्रोल करने में हमें हेल्प मिलती है। ये एक दूसरा एग्जाम्पल है जहाँ पर हमारे पास में देखो 7 क्रॉप्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो यहाँ पर रोटेशन का जो गैप है वो पहले से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, ज़्यादा बढ़ गया है। ये और भी ज़्यादा लाभदायक है। तो इस तरह से हम स्थान बदलकर सीजनल और ईयरली क्रॉप का जो पेस्ट की जो समस्या है उसके ऊपर उसका निदान कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं पेस्ट को। फिर हम देखते हैं क्रॉप लोकेशन। अगर हम क्रॉप की लोकेशन चेंज करते हैं, जगह हम उसकी बदल दें, इससे मतलब ये है कि उस सीज़न में हम फसल को वहीं बो रहे हैं, लेकिन उसको उस जगह नहीं बोएंगे, एडजेसेंट फील्ड में हम बोते हैं, है ना। तो क्रॉप्स ऑफ एडजेसेंट फील्ड्स शुड बी सो चूजन that the paste of one crop may not be attracted by those of the other, or mixed crop would produce the same effect। मतलब हम ऐसा करेंगे कि एक जगह हमने एक क्रॉप बोई, दूसरी जगह हमने दूसरी, या हम ये भी कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर जो इसको हम ऐसे देखें कि इकोनॉमिक हमें वैल्यू किसकी ज़्यादा मिल रही है। तो जो महंगी फसलें होती हैं उनके आसपास हम दूसरी ऐसी फसलें बो देते हैं जो अट्रैक्ट करें इंसेक्ट को उधर, और बैरियर बन जाए लगभग दूसरी फसल की तरफ जाने के लिए। तो हम उसकी लोकेशन को चेंज करते हैं। एक जगह हमने बोया, फिर हम दूसरी लोकेशन पर उसको बोते हैं। जैसे हम इसको ऐसे बहुत आसानी से समझें कि चने की फसल जो यहाँ होती है, तो ये लोग क्या कहते हैं, अपने आम भाषा में हम उसको कहते हैं कि हमने इस साल इस पर्टिकुलर ज़मीन को साड़ी छोड़ा है और अगली साल हम यहाँ पर चने बोएंगे। तो एक वो ये 2 हिस्सों में हमने ज़मीन को बांटा, एक हिस्सा हमने खाली छोड़ा, फिर हम दूसरा जो हिस्सा है वहाँ चने बो रहे हैं। नेक्स्ट ईयर हम क्या करते हैं, जो हमने खाली जगह जोड़ी थी वहाँ हम चने बोते हैं। और फिर जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊँ कि ये पूरा एक हमारा फील्ड है, इसके हमने 2 हिस्से कर लिए। एक साल हम यहाँ चने बोते हैं और इसको खाली छोड़ देते हैं। अगले साल हम क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं। तब हम क्या करते हैं, इसको खाली छोड़ते हैं और यहाँ चने बोते हैं। तो हमने उसकी लोकेशन चेंज करी है,
लोकेशन चेंज करने से क्या हुआ कि जो पहले ही साल यहाँ पर जो पेस्ट डेवलप हो गए थे वो अब यहाँ नहीं है, उनको वो फूड नहीं मिलेगा और हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो ये एक तरीका हो सकता है पेस्ट को कंट्रोल करने का। फिर एक तरीका होता है हमारे पास ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स में क्या होता है कि दो फसल ऐसी जो एक बहुत वैल्यूएबल है और एक थोड़ा कम अर्निंग हम जिससे करते हैं या नहीं भी करते हैं, लेकिन हम ये पता कर लेते हैं कि जो हमारा पेस्ट है वो दोनों को सेलेक्ट करता है अपने फूड के लिए, और वो हमारी जो अर्निंग क्रॉप है उससे ज़्यादा अट्रैक्ट हो उस दूसरी फसल की तरफ या दूसरी क्रॉप की तरफ, तो हम ये कहेंगे कि वो ट्रैप क्रॉप है। मतलब हम उसको उसके बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं इंसेक्ट के, कि उसकी अब वो बिहेवियर, मैंने अभी बताया कि इंसेक्ट का जो अट्रैक्शन का जो रीज़न है क्रॉप की तरफ, वो उसका टेस्ट हो सकती है, उसकी स्मेल हो सकती है। तो दोनों तरीके से क्या होता है, अगर और उसमें कुछ केमिकल, कुछ पर्टिकुलर टाइप के फूड के साथ जो उसको मिलता है, न्यूट्रिशन जो मिलता है वो भी चेंज होता है। हम ये कह सकते हैं कि उसका बायोकेमिकल जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होती है। तो वो जो उसके डेवलपमेंट के लिए कहीं ज़्यादा अच्छा है, हो सकता है कि एक प्लांट से उसको बहुत अच्छे बायोकेमिकल मिल रहे हों, दूसरे प्लांट से नहीं मिल रहे हों, तो जो जिससे अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है उससे उसका बढ़िया डेवलपमेंट होता है। दूसरा प्लांट है जिससे उसको भोजन मिलता है लेकिन न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो हम ये कहेंगे कि वो उसके डेवलपमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो अब उसके टेस्ट और उसकी स्मेल के कारण वो अट्रैक्ट ज़्यादा होता है दूसरी क्रॉप की तरफ, लेकिन उसको न्यूट्रिशन वहाँ से प्रॉपर नहीं मिल रहा है। दो क्रॉप हमने लिए, तो ऐसी स्थिति में हम उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, तो एक तो उसकी जो ग्रोथ है वो पहले के जैसे नहीं होगी, वो फ्लॉरिश नहीं करेंगे ज़्यादा। दूसरा ये कि हम उस फसल को बचा पाएंगे जिसको हम बचाना चाहते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ट्रैप क्रॉप है और ये ट्रैप क्रॉप है और ये कैश क्रॉप है, तो हम इसे बचाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंसेक्ट इसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और यहाँ से उसको चाहे प्रॉपर न्यूट्रिशन ना भी मिले, हम तो चाहते ही नहीं कि उसको न्यूट्रिशन ज़्यादा मिले, हम डेवलपमेंट और ग्रोथ नहीं चाहते इंसेक्ट की ज़्यादा, लेकिन हमें इस फसल को बचाना है। तो हम इस तरह के ट्रैप क्रॉप्स अगर लगाते हैं, रोज़ में लगाते हैं या फिर बाउंड्री लाइन पर लगाते हैं, जैसे ये रोज़ में लगाए गए हैं, या फिर हम इसको इस तरह बाउंड्रीज़ में भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये बाउंड्री में लगाया गया है, ये ट्रैप क्रॉप है और ये बाउंड्री में यहाँ लगाया गया है। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। इसका जो मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि हम जो हमारी मेन क्रॉप है उसको बचा सकें और पेस्ट को कंट्रोल कर सकें। तो ये दोनों तरीके हो सकते हैं। ट्रैप क्रॉपिंग इज़ द प्लांटिंग ऑफ एन attractive host plant to lure insect pest away from main crop. Trap crop may or may not be harvestable. वो हमारे लिए मतलब कृषि के लिए या जिसको मैंने कहा अर्निंग के लिए आवश्यक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। हमारा जो मकसद है वो हमारी मेन क्रॉप को बचाना होता है और पेस्ट को मेन क्रॉप से दूर रखना होता है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने सब टॉपिक पर, टीलेज, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं जुताई, और ज़मीन को जो मिट्टी है उसको गहराई से ऊपर पलटना, इसको कहते हैं टीलेज। तो अगर हम गहरी ज़मीन को से गहरी मिट्टी पलटें ऊपर, तो उससे हमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि मैकेनिकली हम डैमेज करेंगे पेस्ट को, क्योंकि जब वो मशीन वहाँ चलेगी खेत में तो उससे उनके एग्स और प्यूपा और वो भी डिस्ट्रॉय होंगे स्वाभाविक रूप से। दूसरा एक तरीका ये भी होगा उसके कारण, क्योंकि गहराई से मिट्टी ज़मीन के ऊपर पलट दी जाएगी, तो उसके कारण जो अंदर एग हैं, प्यूपा हैं, लार्वा हैं, वो ज़मीन के ऊपर आ जाएंगे और उनके जो नेचुरल एनिमीज़ हैं जैसे बर्ड्स हैं, तो उनके लिए एक्सपोज़र हो जाता है
नेचुरल एनिमीज़ के लिए वो ज़मीन के ऊपर रहते हैं तो उन्हें इजी अवेलेबल होते हैं और वो उनको ऑटोमेटिकली नेचुरली उनको कंट्रोल करते हैं। एक तीसरा तरीका, तीसरा इसी के साथ एक ये भी होता है कि जो फिज़िकल कंडीशंस है सॉइल की वो भी चेंज होती हैं। तो हम सब जानते हैं मॉइस्चर, पीएच और ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी ये सब ज़रूरी होते हैं जो पेस्ट की ऐसी स्टेजेज जो ज़मीन के नीचे होती है। इसका एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल बताती हूँ। जैसे एक बहुत ही सीवियर पेस्ट रहता है यहाँ पर वाइट ग्रब, जो नीचे जितने भी रूट ईटिंग इंसेक्ट होते हैं ये ज़्यादा कंट्रोल किए जाते हैं इनके द्वारा। तो जो वाइट ग्रब है वो हमेशा सॉइल के नीचे रहता है और उसका मैक्सिमम लाइफ का जो टाइम है वो सॉइल के नीचे ही स्पेंड होता है, वहीं गुजर जाता है। तो ज़मीन से क्योंकि वो ऊपर नहीं होते तो जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनसे और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। हैंड पिकिंग भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं होता, उनका कलेक्शन आप इस तरह से नहीं कर सकते उनका। तो ऐसे जो इंसेक्ट होते हैं जो ज़मीन के नीचे रहते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये विधि बहुत कारगर साबित होती है कि जब मिट्टी को पलट दिया जाता है गहराई से ऊपर तो वो बाहर आ जाते हैं। तो जैसा मैंने बताया नेचुरल एनिमीज़ के लिए तो एक्सपोजर होता ही है ये। दूसरा, जो इनके डेवलपमेंट के लिए पर्टिकुलर मॉइस्चर, पीएच और ऑक्सीजन चाहिए वो नहीं अवेलेबल होती और उसके कारण भी हम उनको डिस्ट्रॉय कर पाते हैं। फिर एक और जो इससे होता है तरीका वो ये भी होता है कि जो जितने भी पेस्ट हैं वो पेस्ट उस पर्टिकुलर क्रॉप के ऊपर तो फूड के लिए डिपेंड करते ही हैं जिसे हम बचाना चाहते हैं, जिससे हम अर्न करना चाहते हैं। लेकिन जो फार्मिंग के लिए यूज़ की जा रही है क्रॉप, उसी के साथ साथ उसी समय खेत में जो ग्रो करते हैं वीड्स जिनको बोलते हैं खरपतवार, वो उनके ऊपर भी अपने फूड के लिए डिपेंड करते हैं। तो मतलब उनसे भी अपना खाना लेते हैं। तो अगर हम जैसे अभी हमने इसके पहले एग्जाम्पल देखे थे, हम देखते हैं क्रॉप रोटेशन और क्रॉप लोकेशन और ये सारी विधियाँ काफ़ी कारगर साबित होती हैं। लेकिन अगर ये गहरी जुताई या इस तरह से मिट्टी को ना पलटा जाए तो इसमें एक कमी रह जाएगी। उसका कारण क्योंकि जो वीड्स वहाँ होते हैं उस सीज़न में वो ख़त्म नहीं होंगे। हमने क्रॉप को तो चेंज कर दिया है, उसकी जगह को बदल दिया है, लेकिन वीड्स वहाँ अभी भी पैदा हो रहे हैं और खरपतवार से काफ़ी हद तक खाना उन्हें मिल जाएगा, वो सर्वाइव करेंगे और नेक्स्ट सीज़न में हमारे लिए वो समस्या पैदा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम गहरी जुताई करते हैं तो जो वीड्स हैं उन्हें भी हम काफ़ी कंट्रोल करेंगे। क्लीन कल्चर भी हम इसको बोलते हैं। तो अगर ये भी हम साथ में करें तो पेस्ट कंट्रोल की जो समस्या है उसको पहले से ज़्यादा अच्छी तरह बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। ये भी एक तरीका मतलब ये भी एक फ़ायदा हमें इससे होगा। बाय एलिमिनेटिंग द मेन और अल्टरनेटिंग होस्ट प्लांट। एक और फ़ायदा जो इससे हमें होगा वो ये कि इससे जो क्रॉप हम लेने वाले हैं वो कहीं ज़्यादा मतलब विगर होती है, मतलब पौधे स्वस्थ होते हैं और अच्छी तरह ग्रो करते हैं। और अगर बहुत लाइट अटैक पेस्ट का होता भी है तो उससे वो उतने ज़्यादा डैमेज हमें नहीं झेलने पड़ते, उतना ज़्यादा नुकसान हमें नहीं सहना पड़ता और हमारी जो फसल है वो अच्छे ग्रो कर पाती है। तो ये भी एक फ़ायदा हमें इससे होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अल्टर्ड टाइमिंग। अल्टर्ड टाइमिंग क्या है कि
जो पेस्ट होता है, कोई भी इंसेक्ट पेस्ट होस्ट प्लांट के किस पर्टिकुलर पार्ट को डैमेज कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, जैसे वो उसके फ्लोरेसेंस को, पुष्पक्रम को डिस्ट्रॉय कर रहा है, या फ्रूट जो फल उसमें लगा है उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है, या ग्रो करती हुई जो क्रॉप है उसमें जो लीव्स निकले हैं, नए पत्तियां निकली हैं, उनको फूड के रूप में ले रहा है। एक तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि किस पौधे के लाइफ के किस स्टेज और किस पार्ट को डैमेज किया जा रहा है पेस्ट के द्वारा। और एक होता है पेस्ट का या इंसेक्ट का लाइफ साइकिल। इन दोनों का एक आपस में संबंध होता है, एक रिलेशन होता है कि जैसे ये एक पौधा है, ये ग्रो कर रहा है, इसमें पत्तियां निकलती हैं, फिर इसमें फूल लगते हैं, फिर उसके बाद में इसमें फली आनी शुरू होती है। ठीक है, ये 3 स्टेज हो गए। एक स्टेज ये, फिर दूसरा जब ये फूल लगे, ये दूसरा स्टेज हो गया, और तीसरा जब इसमें फल लगे। इधर ये एक इंसेक्ट है, कोई भी एक इंसेक्ट है ये, तो इस इंसेक्ट में ये एडल्ट है इसका, फिर इसमें एग लेइंग होती है, फिर एग लेइंग से 2 इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो ये कि इससे निम्फ निकले, और एक ये कि इससे लार्वा निकले। अगर निम्फ निकलेंगे तो सीधा एडल्ट बनेगा, अगर इससे लार्वा बना है तो लार्वा से प्यूपा बनेगा, और प्यूपा से एडल्ट बनेगा। तो उसके 4 स्टेज हो सकते हैं, एग, और फिर लार्वा, और लार्वा से प्यूपा और एडल्ट। और ये भी हो सकता है कि एडल्ट हो, एडल्ट से निम्फ बने, और निम्फ से फिर एडल्ट बने। ये 3 ही स्टेज होते हैं। निम्फ के कई स्टेज हो सकते हैं, इसमें 1 और 2 और ऐसे छोटा छोटा उसमें, और फिर उसके बाद में एडल्ट बनता ही है। तो हम यहाँ जो देख रहे हैं इन दोनों के बीच में संबंध क्या है कि डैमेज प्लांट में एग लेइंग से शुरू हो जाता है। एग लेइंग, कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो प्लांट टिश्यू को पंच करके, उसको भेद कर उसमें एग लेइंग करते हैं। एक्चुअली नेचर ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है कि कोई भी फीमेल, स्पेशली इन इंसेक्ट और दूसरे फीमेल्स में भी ऐसा होता है कि जब वो एग लेइंग करते हैं तो वो ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि जो निकलने वाला लार्वा और निम्फ है उसको प्रॉपर फूड मिले जहाँ पर एग लेइंग की गई है उसके नज़दीक। तो हमेशा जो होस्ट प्लांट होता है उसी के टिश्यू को भेद कर वो एग लेइंग करती है। तो एक नुकसान तो ये होता है कि टिश्यू को यहाँ डैमेज किया जाता है भेदने पर, उसमें इंजेक्ट किया जाता है जब वो ओविपोजिटरी जो उसके पार्ट हैं उनसे उसको भेदती है। फिर वो निम्फ या लार्वा जब निकलता है तो निकलते ही वो डिस्ट्रॉय करता है उस प्लांट को। अब पहला जो अटैक होता है वो उस समय होता है जब उसमें पत्तियां निकलती हैं पौधे में, और फिर उसके हो सकता है ये अलग पेस्ट हो, और जब उसके फूल आने लगे तब अटैक हो वो दूसरा पेस्ट हो, और जब उसके फल पर अटैक हो वो तीसरा पेस्ट हो। लेकिन यहाँ हम ये देख रहे हैं कि एक इंसेक्ट को जो ओवी पोजीशन से उसके फर्स्ट स्टेज में अटैक करता है, जब उसमें लीव्स निकली हैं तब उसका निम्फ या उसका लार्वा उसको अटैक करता है। जब पत्तियां निकली हैं पौधे में तब जो लार्वल कंडीशन है पेस्ट का वो इसको अटैक करता है, या फिर जो निम्फ है वो इसको अटैक करते हैं। 2 स्टेज इसको अटैक करती है, या तो निम्फ
या फिर लार्वा जो इसकी पत्तियों को खाता है। अब एग से लार्वा और निम्फ निकलने का जो समय है वो, और इस पौधे को जो ये क्रॉप है इसके बीजों को बोने के बाद इससे ये नया पौधा निकलकर ये पत्तियां निकलने का, ये जो ग्रो करने का जो इसका पीरियड है वो सेम होता है। ये ऐसा नेचर में होता है। अब अगर ये जो हमने फसल बोई है इसको हम, क्योंकि हमें पता है कि जो इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबा नहीं होता, तो अगर वो लार्वा और निम्फ की कंडीशन में है तो ये 15 या 20 दिन का लगभग एवरेज टाइम यही होता है। उतने समय में ये एडल्ट में, या फिर लार्वा है तो प्यूपा में बदल जाएगा, और अगर निम्फ है अगर निम्फ है तो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लार्वा है तो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा 10-15 दिन के ड्यूरेशन में। और ये जो 10-15 दिन का टाइम है, ये अगर हम फसल को बोने में खुद चेंज कर दें, हम ऐसा मान के चलें कि 15 दिन पहले या 15 दिन बाद फसल को बोएं, तो ये जो ड्यूरेशन है, जो उनके बीच में एक रिलेशन है टाइम का, उस पर्टिकुलर टाइम में, जैसे अगर हमने उसको 15 दिन बाद में फसल को बोया, 15 दिन हमने लेट कर दिया, तो 15 दिन लेट कर दिया तो जो लार्वा है या जो निम्फ है वो 15 दिन पहले ही बनकर एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ये दोनों एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे और हम क्रॉप को बचा पाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम इसको जल्दी बो दें, अगर हम इसको जल्दी बो देंगे तो प्लांट है वो काफ़ी ग्रो कर जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और ये जो लार्वा और निम्फ इसको नुकसान पहुंचाएंगे, वो 2-4 पत्ती खाएंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और हमारा प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, वो विगर हो जाएगा, वो पहले से ज़्यादा स्वस्थ हेल्दी होगा और काफ़ी बड़ा होगा। तो नुकसान को मतलब यूँ कह लें कि टॉलरेंस उसमें रहेगा, उसको सहन कर पाएगा वो। तो इस तरीके से हम टाइम चेंज करके अल्टर्ड टाइमिंग के द्वारा भी पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर अपने आते हैं, क्लीन कल्चर। क्लीन कल्चर में आता है कि जो फसल की जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद में जो रेजिड्यूज बचते हैं, जो उसमें अवशेष रह जाते हैं, जड़ें रह जाती हैं खेत में, और वीड्स में जैसा भी कहा खरपतवार उस समय बहुत रह जाता है। मेनली हम वीड्स की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर वीड्स रह जाते हैं, और जो पार्ट है जैसे पत्तियाँ हैं, या हमने अगर जैसे हम ये क्या कहते हैं घास फूस सूखा पड़ा रह जाता है खेत में, वो सब अगर हम रिमूव करें, खेत को अच्छे से साफ़ करें, तो जो पेस्ट है उसकी, अगर वहाँ एग लेइंग की होगी तो उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, अगर वहाँ प्यूपा होंगे तो उनको डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें हम ख़त्म कर पाएंगे। एक ऑफ सीज़न में जो अगर वहाँ पर किसी भी स्टेज का पेस्ट का कोई भी स्टेज है वहाँ सरवाइव कर रहा है, तो उसे फूड नहीं मिलेगा, और उसे भी हम समाप्त कर पाएंगे और हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाएंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है सॉइल मैन्यूरिंग और फर्टिलाइजेशन। स्वाभाविक सी बात है कि अगर ज़मीन उपजाऊ हो, प्रॉपर उसको फर्टिलाइज़र दिए गए हों, खाद अच्छा दिया गया हो, तो जो फसल है वो अच्छी होगी, और पौधे हैं वो बहुत बढ़िया ग्रो करेंगे, और वो छोटा मोटा इन्फेस्टेशन अगर होगा तो वो उसको टॉलरेट कर पाएंगे, सहन कर पाएंगे। और इस तरह भी हम इंसेक्ट पेस्ट का जो अटैक है उसको काफ़ी हद तक न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसको ख़त्म कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो इसका तरीका है वो है प्रूनिंग और
थिनिंग। तो जो पुराने पौधे हैं, ओकेजनल प्रूनिंग ऑफ ओल्ड, डैमेज्ड एंड वीक पोर्शंस ऑफ प्लांट और द ट्रीज encourages growth of new shoots which are healthier, stronger and so relatively pest resistant। तो फसल ज़्यादातर प्रूनिंग और थिनिंग जो की जाती है, वो जो ऑर्चार्ड होते हैं, फलों के जो बगीचे होते हैं, पेड़ होते हैं बड़े बड़े, उनमें ये टेक्निक्स हम अपनाते हैं, प्रूनिंग और थिनिंग। वहाँ क्या होता है कि जब आपको उस साल की फसल आपने ले ली होती है, आप एक सीज़न हम निकाल चुके हैं, तो ऑफ सीज़न में जब सीज़न ख़त्म हो जाता है, फ्रूट्स आपने ले लिए हैं सारे, उसके बाद में हम ये करते हैं कि जो बेकार हुई शाखाएं हैं, उनको जो सही नहीं ग्रो करने दे रहे हैं ट्री को, ऐसी शाखाओं को हम काटते हैं। और उसके बाद में हम ये देखते हैं कि जो पेड़ है उसमें ग्रोथ जो होती है वो पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर होती है और उसमें डैमेज भी नहीं होता। ये प्रूनिंग और थिनिंग करने का तरीका होता है कि हमको किन शाखाओं को काटना है और किन शाखाओं को रखना है कि अगले सीज़न में हमें क्रॉप भी अच्छी मिले और जो प्लांट है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करे। तो उसका जो तरीका है, उसमें हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्रॉप जो ब्रांचेस हैं उनको रिमूव करना है। एक तो फर्स्ट, रिमूव लो ब्रांचेस ग्रेजुअली टू प्रोवाइड क्लियरेंस। ज़मीन के थोड़ा सा ऊपर और पेड़ के तने के नीचे के साइड जो ब्रांचेस हैं उन्हें हमें काट देना चाहिए। जो वाटर स्प्राउट्स हैं, इस तरह जब अच्छी बारिश के बाद में या पानी के रुकने के कारण जो ब्रांचेस ग्रो कर जाते हैं, उन्हें हमें यहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा इस तरह के क्रॉप्स जो मेन जो स्टेम है इसका, उस मेन स्टेम से इनका एंगल कम है। यहाँ हम देख रहे हैं इनके बीच में ये जो कम कोण है, ये नज़दीक है मेन जो इसका स्टेम है उसके, और इससे इसके ग्रोथ में, यहाँ पर इसके मतलब स्प्रेड होने में, ये जो इसकी थिकनेस होगी, इसकी जो मोटाई होगी, उसमें प्रॉब्लम रहेगी। तो इसके कारण हमें इस तरह की जो ब्रांचेस हैं उन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए। रिमूव ब्रांचेस हैविंग ए नैरो एंगल अटैचमेंट, इन्हें रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा रिमूव मेल फॉर्म ब्रांचेस एंड दोज ग्रोइंग फ्रॉम द सेम स्पॉट ऑफ ए ट्रंक, जो एक ही जगह से, जैसे हम ये देख रहे हैं एक ही जगह से दो ब्रांच निकला है, तो इन्हें भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। एक जो मेन इसका जो स्टेम है और इसकी जो टिप रहती है, टर्मिनल एंड जो इसका रहता है, उससे अगर कंपटीशन करते हुए एक दूसरा ब्रांच यहाँ निकलता है तो इसे भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। ये है, इसे भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा जो क्राउडेड ब्रांचेस हैं, बीच बीच में बहुत घना कर रही हैं उसको, इन्हें सबको रिमूव कर देना चाहिए। जो सेंटर पार्ट की तरफ ग्रो करते हैं, जैसे ये ब्रांच है, ये इसके जो मेन स्टेम है इसका, इसके सेंटर पार्ट की तरफ ये ग्रो कर रहा है, तो इसको भी हमें रिमूव कर देना चाहिए। इसके अलावा कुछ ब्रांचेज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जैसे ये है, ये दोनों ब्रांच हैं, ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं,
ये क्रॉस करने से एक दूसरे को रब करते हैं, रब करके डैमेज भी करते हैं। तो इस तरह के अगर ब्रांचेज रहते हैं उन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए। तो ये कुछ टाइप ऑफ ब्रांचेज हैं जिनको प्रूनिंग में हम ये जो टेक्निक है इसको यूज़ ले सकते हैं कि किस तरह के ब्रांचेज को हमें रिमूव करना है कि प्लांट जो हमारा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे। इसके अलावा जो गिल्डिंग रूट्स हैं यंग ट्री का, जो नीचे ज़मीन के आसपास निकल जाते हैं, इन्हें भी रिमूव कर देना चाहिए। सेम चीज़ हम यहाँ भी देख रहे हैं कि ये क्रॉस ब्रांचेज हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। ये वाटर स्प्राउट ब्रांचेज हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। इसके अलावा ये हैंगिंग ब्रांचेज हैं, ये हैंगिंग ब्रांचेज हैं जिन्हें हमें रिमूव करना है। और ये इस तरह की जो पहले से डैमेज हुई ब्रांचेज हैं इनको हम ब्रोकन लिम्ब बोलते हैं, इन्हें भी हमें हटा देना है प्लांट से। सेम चीज़ यहाँ भी दिखाई गई है कि किस तरह की हम ब्रांच को प्रूनिंग के द्वारा हटाएंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, क्रॉप रिफ्यूज डिस्ट्रक्शन। तो जैसे हमने पहले देखा क्लीन कल्टीवेशन या क्लीन कल्चर में हमने देखा कि वीड्स को हम पहले ही रिमूव कर देते हैं। तो जो क्रॉप वेस्ट है, स्पेशली क्रॉप रिफ्यूज डिस्ट्रक्शन और सेम दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं हम। तो जो क्रॉप वेस्ट है उसको डिस्ट्रॉय करना, बर्न कर देना, इकट्ठा करके कलेक्ट करके, ये भी एक तरीका होता है कि जो इन्फेस्टिंग है पेस्ट का, जो संक्रमण है उसको ख़त्म करेगा, उसको रोकेगा। नेक्स्ट, ग्रोइंग रेजिस्टेंट प्लांट वेराइटीज़। प्रतिरोधी क्षमता वाले पौधों को अगर हम उगाएंगे तो ये भी एक बहुत ही कारगर उपाय है पेस्ट को कंट्रोल करने का। अगर हम रेजिस्टेंट वैरायटीज़ ग्रो करते हैं तो इससे दो तरह का हमें पेस्ट को कंट्रोल करने में दो तरीके से हम कर पाते हैं पेस्ट कंट्रोल। जैसे एक तो उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं और दूसरा उसकी जो मेटाबॉलिक कैरेक्टर है, मेटाबॉलिक प्रोसेस है, उसको चेंज करते हैं। और ये हो पाता है कैसे, अवॉइड किया जाता है या टॉलरेट किया जाता है, या जो इंजरीज हैं उनको डैमेज किया जाता है। जैसे या तो पौधे से दूर ही रखा जाए इंसेक्ट को, उसके इंसेक्ट के बिहेवियर को चेंज किया जाए। जैसे प्लांट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे चेंज करेंगे हम, उसका टेस्ट चेंज किया जाए, उसकी मॉर्फोलॉजी, जैसे उसका रंग अट्रैक्ट कर सकता है या फिर उसकी स्मेल अट्रैक्ट कर सकती है। तो इस तरह के कैरेक्टर्स को अगर हम चेंज करें, हम इस तरह के जेनेटिक चेंजेज उसमें लाएं कि उसका टेस्ट चेंज हो जाए या उसका स्मेल चेंज हो जाए या स्मेल रहे ना, या फिर उसकी मॉर्फोलॉजिकली जो उसके कलर है या उसकी अपीयरेंस जैसे स्मूथ हो सकता है, लाइट का रिफ्लेक्शन उससे इस तरह का हो सकता है कि वो बहुत अट्रैक्टिव लगे। ये सारे कैरेक्टर्स अगर हम किसी भी कारण से, किसी भी तरीके से बदल पाते हैं तो हम जो बिहेवियर है इंसेक्ट का उसको बदल के और अवॉइड कर सकते हैं कि होस्ट प्लांट की तरफ मूव ही ना करे, अटैक हो ही ना इंसेक्ट का, हम उसको दूसरी तरफ उसको मूव करा दें पेस्ट को। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इतना जो प्लांट का इतना वीगर ग्रोथ हो, इतना पावरफुल हो प्लांट कि वो थोड़ा बहुत अगर डैमेज हो तो उसको झेल पाए। और तीसरा तरीका ये होता है कि जो इंजरीज़ उसमें हुई हैं
वो स्पीडली उसको तेज़ी से उसको रिकवर कर पाए, इस तरह के जेनेटिक चेंज उसमें किए जाएं। तो इस तरह के परिवर्तन अगर हम प्लांट में कर पाते हैं जेनेटिकली, तो हम इनको कहते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो रेजिस्टेंट हो गए हैं काफ़ी इंसेक्ट पेस्ट के अटैक को झेलने के लिए। फर्स्ट, जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था, नॉन प्रीफर्ड फीचर्स हैं। नॉन प्रीफर्ड फीचर्स में हमारे पास आते हैं उसका कलर, लाइट रिफ्लेक्टिंग और एबिलिटी, और फिज़िकल स्ट्रक्चर और सरफेस, और केमिकल स्टिमुलाई जैसे टेस्ट है और जैसे ओडोर है, ये अगर हम चेंज करेंगे जैसा अभी हमने देखा। एक दूसरा तरीका होता है एंटीबायोसिस, ये भी प्लांट में जेनेटिकली चेंज होने की, उसमें कुछ इस तरह के जीन को इंट्रोड्यूस कराया जाए जो इस तरह के हार्मफुल केमिकल को प्रोड्यूस करते हों जिससे पेस्ट का डेवलपमेंट रुके या उसको किल किया जा सके। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ भी डेवलप की जा सकती हैं प्लांट्स में। एक तीसरा तरीका जो होता है उसको हमने कहा है टॉलरेंस। टॉलरेंस वही है कि विगर प्लांट अगर है तो वो थोड़े बहुत नुकसान से समाप्त नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा और क्रॉप को बचाया जा सकेगा। रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज़ अभी हम काफ़ी, जैसे हम बीटी कॉटन हमने स्टार्टिंग में देखा था, उसे हम काफ़ी हमारे सुनने में आ रहा है और हम काम में भी लेते हैं। इसी तरह के ब्रिंजल हैं, बैंगन की किस्में हैं और दूसरी किस्में हैं। तो ये अभी जैसे मैंने बताया कि कुछ हार्मफुल इस तरह के बायोकेमिकल्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, इस तरह के जीन इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं प्लांट्स में। तो जो बीटी कॉटन है उसमें हम बैसिलस थ्रेंजेसिस जो बैक्टीरिया है उसका जो हार्मफुल केमिकल जो उसकी बॉडी में बनता है, उस बैक्टीरिया में जो डैमेज करता है इंसेक्ट को, वही जीन हम इंट्रोड्यूस करते हैं प्लांट में और वो उसी तरह बिहेव करता है फिर जैसे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया उस इंसेक्ट को और फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है जो अभी हम काफ़ी अपने प्रैक्टिकली काम में ले रहे हैं और इस तरह की जो प्लांट वैरायटीज़ हैं वो डेवलप की जा रही हैं। ये जो रेजिस्टेंट प्लांट वैरायटीज़ हैं इनके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं। जैसे एडवांटेज इसका एक तो ये है कि स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी से मतलब कि किसी पर्टिकुलर स्पीसीज जैसे इंसेक्ट का जो स्पेक्ट्रम है जिनको ये डिस्ट्रॉय करते हैं, वो टारगेट जो पेस्ट है उसी को हम ख़त्म करते हैं, दूसरे इंसेक्ट्स को नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये कहेंगे कि स्पीसीज स्पेसिफिक ही रहते हैं, तो ये एक फ़ायदा इसका रहता है। दूसरा, ये कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट इसका होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, कई जनरेशन्स तक, क्योंकि क्रॉप हमें मिल गई है तो बार बार हम उसी को काम में ले रहे हैं सीड्स को, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, कई जनरेशन्स तक हम पेस्ट को कंट्रोल कर पाते हैं। तो कॉम्युलेटिव इफ़ेक्ट इसका रहता है। तीसरा, परसिस्टेंस इसका रहता है। परसिस्टेंस ये है कि ये जो एनवायरनमेंट है, जो रेजिस्टेंस क्वालिटी है प्लांट की, ये स्वाभाविक बात है कि ये जेनेटिक सॉल्यूशन हमने लिया है इस समस्या का, तो क्योंकि ये डीएनए से संबंधित है, वहाँ जीन्स की बात हो रही है, तो म्यूटेशन पॉसिबल है, हो सकते हैं। तो लेकिन इतना आसानी से म्यूटेशन नहीं होते, तो हम ये मान के चलते हैं कि लंबे समय तक हम इस समस्या का समाधान एक बार अगर उस जीन में बदलाव लाया जाए तो कर सकेंगे। लेकिन म्यूटेशन की संभावनाएं हैं, तो लगातार हम ये नहीं कह सकते कि ये बना ही रहेगा, पर क्योंकि लंबे टाइम तक ऐसा बना रहेगा तो काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो हम ये मान के चलते हैं कि ये इसकी जो टाइम है वो काफ़ी लंबे समय तक रहता है रेजिस्टेंस को डेवलप करने में प्लांट में।
फिर चौथा है कि हार्मनी विद एनवायरनमेंट। तो इको फ्रेंडली आजकल हम हमेशा जो इंसेक्टिसाइड्स हैं या जिनको हम पेस्टिसाइड्स या केमिकल्स जो हम यूज़ करते हैं, सभी को यूज़ करने से पहले ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर देखा जाता है कि एनवायरनमेंट को उसके कारण ज़्यादा नुकसान ना हो रहा हो, ये एक देखा जाता है। तो ये जो तरीका है रेजिस्टेंस प्लांट डेवलप करने का, जो मेथड है जिसको हम पेस्ट कंट्रोल के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये भी एनवायरनमेंट में कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, तो काफ़ी बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इजी एडेप्टेबल है। तो जो फार्मर्स हैं उसको आसानी से वो बीज अवेलेबल हो जाते हैं और उनको ग्रो किया जाता है, और उसके बाद में फिर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती उनको उसको प्रोसेस में लाने में या मैनेजमेंट में। कुछ डिसएडवांटेज भी इसके हैं। डिसएडवांटेज उसके ये हैं कि एक तो क्योंकि ये सारा जो प्रोसेस है ये जेनेटिकली डेवलप किया जाता है, तो जेनेटिकली डेवलप करने में हमें काफ़ी लंबा टाइम लगता है। कई बार एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि कौन सा जीन हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। जो जीन, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे लिए बेनिफिशियल जीन होता है लेकिन उसका म्यूटेशनल रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका जो लंबे टाइम तक हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते। ये एक टाइम फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, जो इसकी डिसएडवांटेज है। दूसरा इसकी जेनेटिक लिमिटेशन से जैसा है, क्योंकि डीएनए या जीन से ये प्रोसेस या मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, तो म्यूटेशंस की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फिर कॉन्फ्लिक्टिंग ट्रेट्स है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमने एक पर्टिकुलर उसके प्लांट के कैरेक्टर में, उसके टेस्ट और उसके मॉर्फोलॉजी और उसके ऑडोर को लेकर, उसकी गंध को लेकर जो चेंजेस लाए हैं, वो चेंजेस कई बार क्या होता है कि एक इंसेक्ट को रिपेल करते हैं लेकिन दूसरे इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, और ऐसी कंडीशन में जो समस्या है उसका बहुत ज़्यादा निदान नहीं हो पाता। एक पेस्ट की समस्या को हम ख़त्म करते हैं, दूसरे इंसेक्ट की समस्या हमारे सामने आ जाती है एज ए पेस्ट। देन लास्ट पॉइंट, मैनेजमेंट कंट्रोल। मोस्ट कल्चरल मेथड्स कुड बी रिगार्डेड एज मैनेजमेंट कंट्रोल, बट मेथड्स विच एड इन द कंट्रोल ऑफ लिवस्टॉक पेस्ट आर preferably referred to as management control. This involves the destruction of breeding places of pests, the cleanup of pens, barns and shelters, and the isolation of infested animals. ये मैनेजमेंट कंट्रोल जो है, ये स्पेशली जो ये एनिमल के जो पालने का है उसमें हम काम में लेते हैं, और जितने भी हमारे जो पालतू जानवर हैं, मवेशी हम पालते हैं, वहाँ पर जो पेस्ट का अटैक होता है, फ्लाइज़ का और दूसरे पेस्ट का, उसको हम कैसे रोकें, ये उसके लिए होता है मैनेजमेंट कंट्रोल। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये कैटल है और इसमें लाइस का देखो ये इन्फेक्शन यहाँ हुआ है, और एक ये दूसरा है, ये फ्लाइस का अटैक को रोकने के लिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये काऊ है और इस तरह के स्ट्रिप्स इसके ऊपर, बॉडी के ऊपर बनाए गए हैं, जो फ्लाइज़ हैं उनकी बाइटिंग को अवॉइड किया जा सके। ये इसके मतलब यूँ देखो कि एक टेम्प्ररी हम इस तरह का एक मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जो फ्लाई का अटैक है उससे बचाया जा सके इसको। तो पेस्ट सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर ही अटैक नहीं करते, मवेशियों को भी हार्म पहुंचाते हैं, उनमें बहुत सारी डिजीज़ का कारण ये होते हैं। तो उन सब को कैसे रोका जा सके, इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट कंट्रोल। तो अभी हमने देखा
एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस या कल्चरल कंट्रोल। थैंक्स।